हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। और आपने पीछे देखा भी होगा, ये थंबनेल काफी चर्चा का विषय था, सोलोगैमी। सोलोगैमी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो बिंदु है थंबनेल के ऊपर ही आधारित है कि एक ऐसा विवाह हमारे देश में होने जा रहा है जहाँ पे बिना किसी दूल्हे की शादी होगी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमने तो शादी सुना है, उस शादी के अंतर्गत जनरली क्या होता है, दुल्हा और फिर दुल्हन, यही पर्याय होते हैं। हाँ, इसके अलग अलग माध्यम होते हैं। कहीं पे आपने देखा होगा कि एक दुल्हन, कहीं पे दो दुल्हन, या फिर कहीं पर आपके एक दूल्हे या दो दूल्हे का पर्याय होता है। लेकिन ये जो सोलोगैमी है, जहां स्वयं से विवाह की बात की जा रही है, बिन दूल्हे के विवाह की बात की जा रही है और देश में पहली बार हो रही है, तो ये पूरा पूरा मसला क्या है? वैसे तो आप भी जानते हैं, सोशल नजरिए से अगर देखा जाए तो इसको आपको जानना चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पूरे ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे संविधान में आर्टिकल 1 पड़ता है और उस आर्टिकल का नंबर है 21। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार आपने सुना भी है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपको निर्देश देता है और विभिन्न प्रकार के आपके अधिकारों का वर्णन करता है। तो उसी के अंतर्गत जब पिछले कुछ घटनाओं के अंतर्गत आपने सुना था कि जीवन साथी चुनने का अधिकार और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, तो उन्हीं अधिकारों की दुहाई लेकर के हम कहीं न कहीं स्वयं से शादी करने की भी परिकल्पना को यहाँ पे रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि इसका पूरा पूरा मॉड्यूल क्या है और कौन है जो इस शादी को करने जा रहा है। विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब हम अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहला बिंदु यही पता होना चाहिए कि आखिर अनुच्छेद 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन बिंदुओं को रेखांकित किया है, किस किस तरीके से छूट दे रखी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एकांतता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आहार पानी का मतलब खाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जहां पे आप निवास करते हैं उस पर्यावरण को साफ सुथरा रहे, शीघ्र विचारण का मतलब तात्कालिक जो आपके निर्देश निर्णय होते हैं उसका अधिकार, चिकित्सा सहायता मेडिकल इमरजेंसी के संदर्भ में, आश्रय का अधिकार मतलब रहने का अधिकार, साथ ही साथ सार्वजनिक धूम्रपान पर जो आपके निर्देश होते हैं, आपने देखा भी होगा कि पब्लिक प्लेस पे आप सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते हैं, और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। तो ये सारे अधिकार आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको देखने मिलते हैं। खासा इसी के अंतर्गत अगर जो हम जीवन जीने के अधिकार की बात करें तो उसी अधिकारों में कई सारे अधिकार और सम्मिलित हैं, जैसे चिकित्सा का अधिकार तो सम्मिलित है, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार सम्मिलित है, त्वरित विचारण का अधिकार सम्मिलित है, और उसी तरीके से जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको यौन शोषण से संरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार दिया गया है। लावारिस जो आपके मृतक होते हैं उनके साथ शिष्टता और उनका अंतिम संस्कार शालीनता से करना, ये अधिकार भी इसी में है। भिखारियों का पुनर्वास करना, ये अधिकार भी इसी में है। धूम्रपान से संरक्षण, ये अधिकार भी इसी में है। और विद्यार्थियों को जो स्कूलों में रैगिंग होती थी उससे भी इसमें अधिकार दिया गया है। सौंदर्य प्रतियोगिता में जो नारी की गरिमा होती है उसको बरकरार रखने का भी अधिकार यहाँ पे है। बिजली और पानी का भी अधिकार यहीं पर है। हथकड़ी बेड़ी और एकांतवास का भी अधिकार है। और प्रदूषण रहित जो आपके जल वगैरह होते हैं इन सब का भी अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 की जब बात करें जो कि संविधान के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों में है, इसमें विभिन्न प्रकार के आपके अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर आपके ऐड किए गए हैं। अब उन्हीं अधिकारों की जब बात करें तो उन्हीं अधिकारों में आपने शादी का भी अधिकार सुना होगा, खास करके जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी की जब बात करें तो आप भी जानते हैं जीवन साथी मतलब हमारे अलावा, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर जो शादी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हम किसी का चयन करेंगे, और वह चयन दो तरीके से हो सकता है। सोसाइटी में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक होती है लव मैरिज, जहां पे हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं और फिर इजहार करते हैं और शादी करा लेते हैं। दूसरी शादी होती है अरेंज मैरिज, जहां पे आपने देखा होगा कि जब दूल्हे का परिवार और साथ ही साथ दुल्हन का परिवार एक तरीके से राजी खुशी होता है तो दोनों के वहां पे बात वार्तालाप के आधार पे ही क्या होता है, उस शादी को किया जाता है, जिसको खास करके हम अरेंज मैरिज की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये कौन सी शादी का नया प्रकार आया जहां पे ना तो दुल्हन की बात हो रही है ना तो दूल्हे की, केवल एक पर्सन की शादी की बात हो रही है, और वो भी खुद से शादी। तो इस पर्याय की जब बात करें तो खासा ध्यान रखिएगा, आपने इस फोटो को देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। और इस फोटो के संदर्भ में देखा जाए तो ये जो लड़की पीछे खड़ी है ये 24 वर्ष की एक युवती है, गुजरात से संबंधित है, और इसने स्वयं घोषित किया है, इसका पूरा नाम है छाया बिंदु। छाया बिंदु की जब बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करती हैं, और इन्होंने स्वयं से घोषणा किया है कि 11 जून के दिवस में हम खुद से शादी करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, खुद से शादी करना कोई नई परिकल्पना नहीं है। पश्चिमी देशों में हमारे चलन था, लेकिन पहली बार आपके इंडिया में इसका पूरा परिकल्पना देखने को मिलेगा। तो ये बिंदु क्या है, जो कि छाया बिंदु इससे रिलेटेड है और ये पहली बार करने जा रही है, तो इसमें क्या क्या चीजें कंक्लूड हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम सोलोगैमी की बात करें, जैसा कि हमने चर्चा किया कि क्षमा बिंदु की जब बात करें, यह आपकी गुजरात से संबंधित है और 24 साल की युवती है, 11 साल
11 जून को ये अपनी शादी के बारे में अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। प्रमुखता से आप भी जानते हैं हमारी जो सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा, उसमें शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि 7 फेरे होते हैं, सिंदूर दान होता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है और साथ ही साथ जो नारी खास करके जो दुल्हन होती है वह सुहागन कहलाती है। तो ये सारी परंपराओं का ये बहन करेंगे और अंततः शादी के बाद ये हनीमून ट्रिप पे भी जाएंगे। ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 2 वीक के लिए हम गोवा में हनीमून के लिए भी जाएंगे। तो ये सारी बिंदु यहाँ पे ये क्या करेंगे, दोहराएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शादी तो होगी लेकिन इसमें कोई दूल्हा नहीं होगा, ना ही कोई बाराती होगा। तो बिन दूल्हे की बारात कैसे होगी, खासा ध्यान रखिएगा। जनरली इनका ये मानना है, स्वयं का डिसीजन है कि मैं शादी कभी नहीं करना चाहती थी। इनका क्षमा बिंदु की जब बात की तो इनका कहना है कि मैं शादी कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बचपन से ही सपना था कि हम दुल्हन बनेंगे और उसी पर्याय को यहाँ पे संकल्पित करते यह दुल्हन बनने का सपना जो था वह रेखांकित कर रही हैं और यहाँ पे ये क्या करेंगी, खुद से शादी करेंगे। विशेषतः इसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से ऑनलाइन दुनिया जो गूगल की दुनिया है उस पर सर्च भी किया और शायद संभवतः चूंकि प्राचीन परंपरा की जब बात करें या फिर आज की परंपरा की बात करें तो ऐसी कोई संकल्पना नहीं देखने मिली। तो इस कारण से कह सकते हो कि महिलाओं के लिए ये पहली रोल मॉडल होंगी जो आपके देश से देखने को मिलेंगे। खासा ध्यान रखिएगा, इनका यही मानना है कि लोग जब शादी करते हैं तो वह किससे शादी करते हैं। लव मैरिज में अक्सर आपने देखा होगा कि जिससे आप प्यार करते हैं उसी से जनरली शादी करते हैं। इनका यह मानना है क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूं, सेल्फ लव का कांसेप्ट है, तो इस कारण से मुझे खुद से ही शादी करनी चाहिए और इसी कारण से यह अपने आप से शादी करने वाली हैं। विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये सोलोगामी होता क्या है, जहां पे हम चर्चा कर पा रहे हैं कि ये खुद से शादी करेंगे, तो विशेष ध्यान रखिएगा पश्चिमी देशों की परंपराओं में ये परंपरा विगत 1990 से ही आपकी चालू है। विशेष अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दुल्हन ही दूल्हा है और दूल्हा ही दुल्हन है, मतलब एक ही व्यक्ति होता है और उसकी स्वयं से शादी होती है। सोलोगामी को हम एक और नाम दे सकते हैं ऑटोगोमी, मतलब खुद से ही शादी करना, जहां पे एक ही व्यक्ति क्या करता है, खुद से शादी करता है, सेल्फ मैरिज करता है। और सोलीगमी के संदर्भ की जब बात करते हैं तो वहां पे यह बात रेखांकित किया जाता है कि आखिर जब लोग खुद से शादी कर रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए क्योंकि जब खुद से प्यार करते हैं, खुद की जब कोई वैल्यू है, कोई विसात है, तो वहां पे स्वयं को हम क्या करेंगे, अपने आप को अहमियत देंगे और अपनी अहमियत को ही यहाँ पे रेखांकित करते हुए यह अपने आप में खुद के जीवन को खुशहाल कैसे बनाए, उसके लिए इसको हम स्वयं विवाह की संकल्पना देते हैं। विशेषतः भारतीय समाज की जब बात करते हैं तो भारतीय समाज में इसको हम एक नाम दे सकते हैं, प्रतीकात्मक विवाह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दूल्हा है नहीं, केवल एक प्रतीक के रूप में क्या कर रही हैं, ये शादी कर रही हैं, तो इस कारण से इसको हम प्रतीकात्मक विवाह कह सकते हैं, जिसका मान है एक तरीके से कह सकते हो आत्म प्रेम, मतलब सेल्फ से लव करना, स्वयं को एक तरीके से पहचानना, स्वयं को जानना, स्वयं से प्यार करना, यही इसका पूरा संकल्पना होता है। प्रमुखता से देखा जाए तो कुछ लोगों का यह भी मान्यता है कि जब वह खुद से शादी करेगा, अपने आप को अहमियत देगा, स्वयं के प्यार को यहाँ पे रेखांकित करेगा, इसका मतलब यहाँ पे वह किसी के बाउंडेशन में नहीं होगा। जनरली आप भी जानते हैं जब दो लोगों के बीच शादी होती है तो बाद में बहुत सारी खटपट होती हैं, वहां पे विचारधाराओं का मेल नहीं होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर देख मिलती है। तो यहाँ पे जो बात होगी वह यही होगी कि वह खुद के ऊपर क्या होगी, डिपेंड होगी और अपने आप में पूरी तरीके से आजाद होगी। उसे अपने विचारों के लिए किसी के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार के जो सामाजिक बंधन होते हैं, वो जो सास ससुर, ननद जेठानी, देवरानी, पति महोदय, इस तरीके से जो बिंदु होते हैं समाज में, इन सारी संकल्पनाओं से इतर वह स्वतंत्र क्या होगी, अपने आप को स्वच्छंद रूप से जान पाएगी। तो इसी कारण से ये सोलोगामी का कांसेप्ट आता है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने इतनी बात तो कर दी, लेकिन क्या ये पहले भी कहीं प्रचलित था कि ये हमारे ही देश में पहली बार हो रहा है? तो विशेष ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महिलाओं ने आखिर इसको अपनाने की कोशिश क्यों की? ये जो सोलोगामी है इसको अपनाने का कोई कारण तो होगा, इसकी कुछ खासियत होगी। तो खासियत की जब बात करें तो ध्यान रखिएगा कि खुद के साथ ये स्वयं के साथ ज्यादा खुश रहती हैं, इस कारण से अपने आप को टाइम देंगे, दूसरे के बंधनों में बिल्कुल नहीं बंधना चाहती हैं और इसी कारण से यह क्या कर रही हैं, क्योंकि दूसरे के साथ ये समझौता नहीं करेंगे, अपने आप में ही खुश हैं, तो यह बिंदु यहाँ पे रेखांकित होता है। दूसरा होता है यह किसी व्यक्ति के साथ या किसी के जीवन के साथ कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं महसूस करते, इस कारण से यहाँ पे भी यह बिंदु आपका रेखांकित होता है। पुनः जाहिर सी बात है, ये लड़कियों की जब बात करें तो इनका एक जो टेक्सचर होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इनकी जो मनोवृत्ति होती है वह लड़के से शादी करने के इतर होती है। और जाहिर सी बात है जब इनके मन में लड़के से शादी करने की कोई संकल्पना ही नहीं है तो इस कारण से यह बिंदु भी यहाँ पे रेखांकित होता है। लड़के की तलाश में आपने अक्सर देखा होगा समाज में कई बार क्या होता है, योग्य दूल्हा ना मिलने के कारण बहुत सारी लड़कियों के ओवर एज हो जाते हैं या संतुलित वर ना मिलने के कारण लड़कियों में भी अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं और उन्हीं परिणाम स्वरूप यहाँ पे कह सकते हो कि जब वह खुद से शादी कर लेगी तो महिलाएं एक तरीके से सुकून का सांस भी लेंगी, इस कारण से यह शादी आपके प्रचलन में है।
प्रमुखता से हमारे यहाँ पे चूंकि प्राचीन परंपराएं जो है उस पर बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, जैसे शादी के बाद सिंदूर लगाना, शादी के बाद पति के साथ रहना, शादी के बाद पति को देवता मानना, विभिन्न प्रकार के आपके व्रत त्योहार करना, ये बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं हैं। शायद वह जब खुद से शादी करेगी तो इन सब मान्यताओं से भी क्या होगा, उसका छुटकारा हो जाएगा। और इस तरीके से कह सकते हो कि प्राचीन मान्यताएं जो हमारे यहाँ पे बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, उस तरीके से जितनी मान्यताएं हैं उन सबसे भी क्या होगी, इनकी आजादी हो जाएगी। और एक तरीके से कह सकते हो कि उन मान्यताओं से इनका छुटकारा भी हो जाएगा। विशेष अगर देखा जाए तो इस शादी की जब बात करें तो जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1990 के दशक में, मतलब आज के 2 दशक पहले। विशेषता देखा जाए तो 90 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, एक महिला होती है लिंडा ब्रेकर नाम से, और इन्होंने सन 1993 में क्या किया था, खुद से शादी किया था। और कह सकते हैं कि यह विश्व की पहली शादी होती है। हालांकि इन्होंने जब शादी किया था तो यहाँ पे कई सारे लोग भी आए थे, करीब करीब 75 लोग इस शादी में पूरी तरीके से इकट्ठे हुए थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब शादी होती है तो क्या तलाक भी होता है इस शादी में? क्योंकि महिला या कोई पुरुष जब खुद से शादी कर रहा है तो जाहिर सी बात है तलाक की नौबत कहां से आएगी, क्योंकि वह तो वही है, ना तो दूल्हा है ना तो दुल्हन है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे तलाक की घटना देखने मिली। एक ब्राजीलियन मॉडल की जब बात की जिनका नाम होता है क्रिस गैलेरा, क्रिस गैलेरा की जब बात करते हैं तो इन्होंने स्वयं से शादी की थी, लेकिन 90 दिन के बाद ही क्या हुआ, एक महोदय से इनको प्यार हो गया और इसी कारण से इन्होंने क्या किया, स्वयं से तलाक ले लिया और फिर इन्होंने क्या किया, प्रेम विवाह किया। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा यहाँ पे शादी भी होती है और शादी के साथ ही साथ तलाक भी दिख मिलता है। लेकिन ये प्रचलन जो था अभी पश्चिमी देशों में था, हमारे भारत में नहीं आया था। भारत में पहली बार आपके क्षमा बिंदु के साथ ही अपना पैर पसारने वाला है। विशेषता अब आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अलग अलग मानव विवाह के रीति रिवाज होते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा के अनुसार देखा जाए तो पहला होता है बाईगैमी। बाईगैमी मतलब द्विविवाह प्रथा। यहाँ पे होता क्या है कि एक ही समय में एक से अधिक शादी करना, उसको हम बाईगैमी कहते हैं। इंडोगैमी अर्थात सगोत्र विवाह, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, एक ही कबीले के बीच या जनजाति के बीच शादी करता है तो उसको हम इंडोगैमी कहते हैं। दूसरा होता है एक्सोगैमी अर्थात बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का कांसेप्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कबीले से या कबीले के बाहर शादी करता है तो उसको हम एक्सोगैमी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है मोनोगैमी। मोनोगैमी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही बार विवाह करने की जो प्रथा होती है, अर्थात एक समय में केवल एक विवाह करना, वह इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है पोलीगैमी, जिसको हम बहु विवाह के रूप में जानते हैं, और इसकी जब बात करते हैं तो एक ही समय में कई सारी पत्नियां या कई सारे पति रखना, यह आपके पोलीगैमी के अंतर्गत आता है। ये तो लैटिन भाषा के शब्द हैं, पश्चिमी देशों का प्रचलन है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में क्या शादी के आसार हैं और क्या क्या पहलू आपको मिलते हैं? वैसे तो आप भी जानते हैं शादी लगभग हर एक पहलू, खास करके चाहे परिवार के अंतर्गत माता पिता की बात हो, चाहे लड़की लड़के की बात हो, सबकी एक मानसिक संकल्पना होती है कि हम एक दिन शादी जरूर करेंगे। और शादी करेंगे तो इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो शादी होती है कि जो परिवार वाले अरेंज करा दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज बोलते हैं। और दूसरा होता है कि हम अपने से क्या करें, किसी को प्रपोज करें और उसके साथ अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और उसके बाद लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को जन्म दें। और इसी आधार पे हमारे भारतीय समाज की जब बात करें तो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पे कुछ शादियों के प्रकार हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे कुल 8 प्रकार की शादियों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रमुखता से देखा जाए तो पहला जो शादी होता है उसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की जब बात करते हैं तो यहाँ पे परिवार की आपसी सहमति के अनुसार इसके शादी को अंजाम दिया जाता है। और इस शादी को चूंकि परिवार का यहाँ पे दोनों पक्ष राजी खुशी होता है तो इस कारण से इसको हम सबसे अच्छा मानते हैं। दूसरा विवाह होता है दैव विवाह। दैव मतलब देवताओं जैसा। देवताओं की परंपरा है, आप भी जानते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं। तो इसी आधार पे यहाँ पे बेटी को क्या किया जाता है, अच्छे कपड़े अच्छे गहने पहना करके, और एक तरीके से कह सकते हो कि जो देवताओं की परंपरा है कि देवता को एक यज्ञ शुल्क के रूप में क्या किया जाता है, इसको चढ़ाया जाता है। तो इसको हम देव विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ वगैरह में, आहुति वगैरह में इसका कॉन्सेप्ट आपने बड़े स्तर पर देखा होगा। इसके बाद एक अगला विवाह आता है जिसको हम बोलते हैं आर्ष विवाह। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जो पिता होता है वह अपनी बेटी को दूल्हे के परिवार से एक गाय और एक बैल के बदले में क्या करता है, अपनी लड़की को दे देता है। उसी बदले में जो दूल्हे का परिवार होता है वह दुल्हन के परिवार के सामने एक शपथ लेता है, और वह शपथ लेता है अपनी प्रतिबद्धता का, कि मतलब जब हम आपकी बेटी को अपने घर पे ब्याह रहे हैं तो हम इसका क्या करेंगे, भरण पोषण करेंगे, इसकी पूरी जो नैतिक जिम्मेदारी होगी उसका वहन करेंगे। इस आधार पर यह आर्ष विवाह आपको देख मिलता है। विवाहों के क्रम में ही अगला विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीधी सी बात, युगल मतलब जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वह अपने परिवार की उपस्थिति, मतलब उनके मान्यता के आधार पे, उनके मान मनोबल के आधार पे क्या करते हैं, शाश्वत प्रेम का वादा करते हैं। और यहाँ पे संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करके इस शादी को अंजाम दिया जाता है। आज के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जैसे शपथ ग्रहण होता है मंत्रियों वगैरह का, तो वहां पे जैसे आपकी भीड़ इकट्ठी होती है और वह लोग क्या करते हैं, बीच में शपथ लेते हैं। सेम पैटर्न होता है कि यहाँ पे कोई पुजारी वगैरह ना होता है,
है। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो जितने धार्मिक संस्कार होते हैं, जैसे मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, वरमाला पहनाना, तो ये सारे संस्कार इसमें आपको नहीं दिख मिलते हैं। इसी तरीके से गंधर्व विवाह की जब बात करें तो गंधर्व विवाह हमारे यहाँ पे किस संकल्पना को दिखाता है, तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन, चूंकि जब हम बात करते हैं दंपत्ति के रूप में, तो दूल्हा और दुल्हन या जिसको हम प्रेमी जोड़ा बोल सकते हैं, यहाँ पे ये आपसी सहमति के अनुसार क्या करते हैं, एक साथ रहना चालू कर देते हैं। आजकल का जो आपका लिव इन का कांसेप्ट है कि बिना परिवार के मर्जी के या फिर अपनी मर्जी से दोनों लोग क्या करते हैं, साथ में रहना चालू कर देते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। और यहाँ पे होता क्या है कि बिना किसी औपचारिक समूह के, मतलब जैसे शादी ब्याह में आपके दोनों पक्ष के लोग आते हैं, आपकी शादियां कराई जाती हैं, यहाँ पे कोई भी औपचारिक समारोह नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पे आपने जैसे कोर्ट मैरिज का नाम सुना होगा, तो कोर्ट मैरिज का जो कांसेप्ट होता है उस आधार पे शादी को कराया जाता है। यहाँ पे हो सकता हो कि परिवार की सहमति हो भी और हो सकता हो कि परिवार की सहमति ना भी हो, तो इस शादी को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। और इसके अलावा होता है असुर विवाह। असुर विवाह की संकल्पना की जब बात करें तो यहाँ पे दुल्हन के पिता जो होते हैं वह दूल्हे या उसके परिवार के द्वारा उसकी बेटी के साथ क्या करते हैं, शादी कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शादी होती है ना, वह सामान्य रूप में नहीं होती है। यह शादी इस आधार पे होती है कि पिता मना कर रहा है, लेकिन फिर भी पिता को कनपट्टी पे बंदूक रखा के, मतलब वहां पे कह सकते हो कि या तो उसको रिश्वत दे करके या फिर उसको धमका करके उसकी बेटी के साथ शादी कराना, इसके लिए मनाया जाता है। तो उसको हम असुर विवाह के अंतर्गत देखते हैं। प्रमुख रूप से यहीं पर देखा जाए तो एक विवाह होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति असुर होगा तो क्या करेगा, सीधी सी बात, दुल्हन को अगवा कर लेता है। और दुल्हन को अगवा जब कर लेता है तो उसकी सहमति के अलावा हो सकता हो कि उसकी सहमति हो और हो सकता हो कि उसकी सहमति ना हो, तो उस कंडीशन में इस विवाह को हम अंजाम देते हैं। और अंतिम विवाह आपका जो विवाह होता है 8वें प्रकार का, उसको नाम दी जाता है पिशाच विवाह। पिशाच की जब बात करते हैं तो भूत पिशाच आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा। तो यहाँ पे जब देखा जाता है तो ये हमारे समाज में सबसे घृणित माना जाता है, सबसे क्रूर माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात, लड़की को तो अगवा किया ही जाता है, लेकिन लड़की को अगवा करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध या यूं कह सकते हैं कि बलात्कार वगैरह करने के बाद उसको जबरदस्ती किया जाता है कि आप हमसे शादी करें। तो यह विवाह हमारे यहाँ पे सबसे घृणित माना जाता है, पिशाच विवाह, जहाँ पे लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको मजबूर किया जाता है शादी के लिए। तो ये अलग अलग शादी के आपके पर्याय होते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में इसके बारे में पूरी तरीके से जीवन साथी चुनना और जीवन जीने के अधिकार के बारे में संकल्पना रखी गई है। सोलोगामी पूरे देश में पहली बार चर्चा में आया। तो इस कारण से एक सामान्य नागरिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस पहलू को आधारित करते हुए इस बिंदु को आपको जानना चाहिए कि आखिर क्या क्या इसका पूरा मसला था। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, साथ ही साथ अन्य दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करें। बाकी सेशन यहीं तक।